जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट ब्रिज विथ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड बीटा पैरामीटर। ये हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली इस लेक्चर में। इसमें एक वर्ड आया है और उस वर्ड का नाम है ब्रिज विथ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब ये जो ब्रिज है ना, आप इसको बहुत अलग मत समझिएगा कि आ गया है तो इस हेडिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि बीच बीच में ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो समझ में नहीं आएंगे, कुछ एडवांस तरीके का फिजिक्स है। नहीं, ब्रिज का मतलब आप एक सिंपली अपने दिमाग में रख कर चलिएगा। ब्रिज का मतलब होगा रिलेशन। कैसे रिलेशन? यहाँ पर ब्रिज का क्या मतलब है कि थर्मल फिजिक्स का रिलेशन माइक्रोस्कोपिक, यानी कि कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम समझना। थर्मल फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमको समझना है, उसमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है और उस रिलेशन को हम बीटा पैरामीटर बोलते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हेडिंग में ये भी वर्ड आया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटे? अगर आप अपने 10+2 में पढ़े होंगे या 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया जाता है, और जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना फोर्स की वैल्यू जीरो है, ऐसा नहीं होता है कि फोर्स की वैल्यू जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटे ना कि किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उन सारे फोर्सेस का नेट जीरो है। लोग बोल देते हैं ना इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स जीरो। नहीं, फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब थोड़े नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा होगा। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि उस पर फोर्स लगे हुए हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस और एक्ट एंड एट अ पर्टिकुलर बॉडी। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर सेवरल फोर्सेस लगे हुए होते हैं, बट द सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी जीरो। सारे फोर्सेस क्या होते हैं? उनका सम जीरो होता है। इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जितने भी फोर्स होते हैं उन सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो है तो हम उस बॉडी की पोजीशन को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पर लगा हुआ सारा फोर्स का सम जीरो है तो हम उसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैकेनिक्स में ये आप पढ़े हैं, थोड़ा सा उसी को दिमाग में रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बिटवीन द टू सिस्टम, दो सिस्टम के बीच में हमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहाँ समझना है। लेकिन यहाँ जिस तरीके का कंडीशन समझना है उस तरीके में बॉडी हमारी जैसे रखी हुई है वो थर्मल कॉन्टैक्ट में रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? थर्मल कॉन्टैक्ट में रखी हुई है। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सिस्टम ए है, कोई एक सिस्टम बी है। उन दोनों सिस्टम का इंडिविजुअल अगर एनर्जी की बात करें तो उसकी एनर्जी, पहले वाली सिस्टम फर्स्ट की एनर्जी E1 है, सिस्टम 2 की एनर्जी E2 है। सिस्टम फर्स्ट का जो वॉल्यूम है वो V1 है, सिस्टम 2 का वॉल्यूम जो है वो V2 है। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या दोनों सिस्टम की एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो एनर्जी कितनी है? कैपिटल E है। तो हमने टोटल एनर्जी देख लिया सिस्टम का, इंडिविजुअल सिस्टम की एनर्जी भी देख लिया, उसका वॉल्यूम भी देख लिया। तो जो चीजें हमने यहाँ पर बनाया है वही चीज को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, क्योंकि इसका एग्जाम में हम लोग लिखेंगे कैसे वो भी एक हमें व्यू मिल जाए तो बहुत ठीक रहेगा। तो टू सिस्टम आर सेड टू बी इन द थर्मल कॉन्टैक्ट। बेटे जब दो सिस्टम को हम थर्मली कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक का टेम्परेचर कम होता है। और जब दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कुछ हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में या ट्रांसफर हो जाता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे और कुछ ऐसा अप्रोच आप रखते भी होंगे। मतलब कहने का मतलब आप थर्मल फिजिक्स में कुछ ना कुछ आप जानते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है। तो कह रहे थर्मली कांटेक्ट में रखा जाता है तो एक दूसरे को, तो इफ दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट एनर्जी बिटवीन देम। तो अगर दो बॉडी को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो वो दोनों बॉडी इस बात के लिए कैपेबल होते हैं कि कुछ हीट एनर्जी को एक दूसरे से एक्सचेंज करें। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बी कैप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडी। कह रहा कंसीडर टू सिस्टम नेमली सिस्टम वन। कह रहा है कि सपोज कर लेते हैं दो सिस्टम है जिनका नाम सिस्टम 1 है और दूसरे वाले का नाम सिस्टम 2 है।
कह रहा है हैविंग द वॉल्यूम V1, उनके वॉल्यूम भी V1 है, वॉल्यूम V2 है। लेट E1 जो है वो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सिस्टम है, एंड E2 भी देयर द एनर्जी ऑफ द सेकंड सिस्टम है, E2 इज द एनर्जी ऑफ द सेकंड सिस्टम है इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये जो E1 और E2 की एनर्जी है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की, वो सिस्टम की एनर्जी जो E1 E2 है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की, इक्विलिब्रियम स्टेट की एनर्जी है। कह रहा है अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट की एनर्जी है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, कह रहा है अब इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर सिस्टम 1 और 2 की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होगा, हैविंग द एनर्जी, जिसकी एनर्जी E1 और E2 है, विल बी द मैक्सिमम। तो हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर प्रोबेबिलिटी देखें सिस्टम 1 और 2 की, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाती है, मैक्सिमम आ जाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए, और सिस्टम ए की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी देखने जा रहे हैं बेटे उस सिस्टम की एनर्जी अगर E1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ए और प्रोबेबिलिटी जिसकी देखने जा रहे हैं उसकी अगर एनर्जी E1 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जिसका देखने जा रहे हैं वो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एनर्जी का देखने जा रहे हैं, तो P और E1 प्रोपोर्शनल टू ओमेगा E1, यानी ओमेगा भी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो एनर्जी के फंक्शन में है, और एनर्जी वहां पर E1 दिया गया है। तो हमने क्या देख लिया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी हमने देखा सिस्टम 1 की, वो प्रोबेबिलिटी 1 और 2 की वो प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम है, तो सिस्टम ए की जिसकी एनर्जी E1 है उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी अगर हमने देखा तो वो P1 E1 और प्रोपोर्शनल टू ओमेगा E1 है, और यहां से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उस कांस्टेंट को जो उसको हमने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम हमने K1 रख दिया और ओमेगा E1, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। जहां पर कह रहा है कि वेयर ओमेगा 1 ओमेगा E1 यानी कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ द एनर्जी व्हिच इज द E1 इज द नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट। कह रहा है कि अगर उसमें माइक्रो सिस्टम 1 में जो माइक्रो स्टेट है वो ओमेगा 1 है, ओ वेयर में यहां हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, एंड K1 जो है वो एक ऐसा कांस्टेंट है, इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम 2। कह रहा है कि यहाँ पर K1 जो है एक कांस्टेंट है और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कह रहा है इसी तरीके से हम सिस्टम 2 की अगर प्रोबेबिलिटी देखें, सिस्टम 2 की प्रोबेबिलिटी देखें तो जिसकी एनर्जी E2 है, तो PE2 इक्वल टू K2, और यहां पर हमने ओमेगा लिया था, यहां पर ओमेगा डैश कर रहे हैं दूसरे वाले सिस्टम की, और जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है जिसका ओमेगा डैश देख रहे हैं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फंक्शन है E2 का, क्योंकि सिस्टम 2 की एनर्जी जो है वो E2 में है। इसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 के बाद क्या मान लिया, 4 मान लिया। कह रहा है कि जहां पर ओमेगा डैश E2 नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट है इन द सिस्टम 2, सिस्टम 2 में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है, सिस्टम 2 का नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है, ये सिस्टम 1 का नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है। कंपोजिट प्रोबेबिलिटी अगर निकालें, देखिए दोनों प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और दोनों प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पर जो वो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी वो प्रोबेबिलिटी कैसी प्रोबेबिलिटी रहेगी, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी रहेगी। और कंपोजिट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ये और ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी का हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कंपोजिट प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, जिसकी हम कंपोजिट प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर लिख रहे हैं P और E1 E2 से, यानी कि हम इस वाले फंक्शन का और इस वाले फंक्शन का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो इसकी जो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी आएगी वो PE1 इंटू PE2 ऐसे रहेगा, और इसके इस साइड में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिट प्रोबेबिलिटी को, तो P इज द फंक्शन ऑफ E1 E2, ये हो जाएगा। और P इज द फंक्शन ऑफ E1 E2, और PE1 की वैल्यू K1 ओमेगा E1 है, वो हमने पुट कर दिया, और PE2 की जो वैल्यू है वो K2 ओमेगा डैश E2 है, हमने ये पुट कर दिया। अब K1 और K2 तो एक साथ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैं, और ओमेगा E1 और ओमेगा डैश E2 तो अपनी जगह पर यहां पर रहेंगे। अगर हम देखें तो यहां पर थोड़ा सा अगर और इजी करने की कोशिश करें
तो लॉग ले लें, इसको लॉग ले लें। तो टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट लॉग पी E1, यानी कि p द फंक्शन ऑफ E1 कॉमा E2। और यहां पर देखो लॉग m इंटू एन का जो फार्मूला होता है बेटे, लॉग, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, लॉग m इंटू एन का फार्मूला जो होता है वो लॉग m प्लस क्या होता है बेटे, लॉग n होता है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए देखो मल्टीप्लाई है ना, तो लॉग हमने देखो यहाँ पर लॉग K1 K2 ओमेगा E1 ओमेगा डैश E2 है, तो लॉग हमने K1 कर लिया, लॉग K2 कर लिया और लॉग E1 कर लिया और लॉग E2 कर लिया। बेसिकली हमको इसको दो टर्म में, इसने पूरे को एक टर्म मानना चाहिए था, दो टर्म, फिर लॉग m इंटू एन लगाते, फिर लॉग m प्लस लॉग n हो जाता, फिर लॉग m इंटू एन लगाते, लॉग m प्लस लॉग n हो जाता। लेकिन फिर बहुत सारा स्टेप बढ़ रहा था, तो हमने इसको शॉर्ट में, और आप BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आई थिंक आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया होगा, तो ये इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जानी चाहिए कि लॉग K1 प्लस लॉग K2 लॉग ओमेगा E1 प्लस लॉग ओमेगा डैश E2 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू E1। कह रहा इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो और E1 के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। और E1 के रिस्पेक्ट में जब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो इस फंक्शन के पास E1 है ही नहीं, इस फंक्शन के पास E1 है नहीं, और ये दोनों कांस्टेंट भी हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटे जीरो हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और इस वाले का E1 है, ये ओमेगा 1, ओमेगा जो है E1 का फंक्शन है, तो लॉग डी बाई डेल ई, और यहां से देखेंगे लॉग ओमेगा E1, और E1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है जब ना इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन, तो जब E1 का होगा बेटा और E1 के ही रिस्पेक्ट में होगा, E1 के ही रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां पर बेसिकली होगा क्या, यहां पर हो जाएगा डेल बाई डेल E1 और इंटू E1 इसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये जो होगा ना कैंसिल होकर यहाँ 1 आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था। अच्छा, यहाँ पर अगर हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन डेल अपान डेल E1 तो रहेगा, लॉग तो रहेगा, अब ओमेगा डैश और E2, लेकिन E1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डेल E2 अपान E। देखो भाई, अगर आप यहाँ पर मैं एक और फार्मूला लिख करके दिखा दे रहा हूं, जैसे log E2 ओमेगा कितना है, ओमेगा E2 यही है। अब डेल अपान डेल E1 इसके रिस्पेक्ट में हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन। तो यहां पर अगर हमें करना है तो मैं डेल E1 ये तो हो गया, अब लॉग ये डैश और E2 ये हो गया, अब इसका भी तो करना है, इस फंक्शन का भी तो करना है, तो इस फंक्शन का करेंगे तो डेल E2 अपान डेल E1 के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो यही फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बेटे। अच्छा, यहाँ डैश है तो यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं आप, ठीक। तो ये यहाँ से फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है E1 के रिस्पेक्ट में इस वाले फंक्शन का, तो डेल अपान डेल E1 हो गया और लॉग ओमेगा डैश और E2 और E2 का डेल E2 अपान डेल E1 होगा, और इसका डेल E1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये फंक्शन ऐसे ही रहेगा, और कांस्टेंट का जीरो हो ही गया है। अब कह रहा है कि फॉर प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ E1 कॉमा E2, ये 11 नहीं है, ये कॉमा है, टू बी द मैक्सिमम विल है। तो अब मैक्सिमम अगर है ये फंक्शन, कह रहा है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम होने के लिए इसकी पूरी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम का केस आपने पढ़ा होगा 12th में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले यानी कि कैलकुलस में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये फंक्शन जीरो होता है। तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये अगर मैक्सिमम है तो ये वैल्यू जीरो होगी, इसकी यहाँ पर जीरो मैंने रखा, और जैसे ही जीरो रखा क्या मिलेगा हमको, इसकी यहाँ पर जैसे ही जीरो रखा वही मैंने लिख दिया है, डेल अपन डेल E1 log P E1 E2, या P इज द फंक्शन ऑफ E1 E2 इक्वल टू जीरो, सो भी है। अब इसके यहाँ पर जीरो रखेंगे, ये जीरो और ये जीरो हट गया, इसको हमने नहीं नोट किया है, इसको नहीं नोट किया, केवल डेल अपान डेल E1 और लॉग ओमेगा E1 और प्लस ई डेल अपान डेल E1 लॉग ओमेगा डैश E2 और डेल E2 अपान E1,
इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 5 मान लिया। 4 के बाद ये जस्ट इक्वेशन ये वाला बनेगा। ये इक्वेशन कैसे आया, क्योंकि हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम की कंडीशन हमने लगाया, मैक्सिमम की कंडीशन लगाया, और इस पूरे की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। 0 मानने के बाद ये इतना आया हुआ है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें, जो कि ये है, ये मेरा इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर देखें तो ये है, और इसका मैंने क्या किया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया E1 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसको, E1 के रिस्पेक्ट में। चलो बेटा, इसको E1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहां पर ये E1 है, हाँ E2, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 है, और यहां से E2 इक्वल टू कर लो पहले, E2 इक्वल टू E माइनस E1, और इसको डेल E2 अपान डेल E1। और ये आपको और एक बात बता दें बेटे, सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, और टोटल एनर्जी के कंजर्व होने की वजह से ये ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसा कि एक कांस्टेंट हो। अब ये हमारी सिस्टम की टोटल एनर्जी थी, तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और E1 के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पर E1 है, E1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, E1 अपान डेल E1, ये कैंसिल हो जाएगा, और डेल E2 अपान डेल E1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि डेल E2 अपान डेल E1 की वैल्यू -1 हो गई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 बनाया है, और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। इस इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू -1 है, जो डेल E2 अपान डेल E1 है, और इस इक्वेशन में ध्यान से देखो डेल E2 अपान डेल E1 यहीं पर है। तो इक्वेशन नंबर 5 में ये जो इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू है डेल E2 अपान डेल E1 की वैल्यू -1, ये हम यूज कर लेंगे यहाँ पर इसकी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे -1। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से ये 0 डेल E1 लॉग ओमेगा ओमेगा E1 प्लस डेल बाई डेल E1, ये हो गया लॉग ओमेगा डैश E2, और डेल E2 अपान डेल E1 जो 5 नंबर इक्वेशन में है ना, इक्वेशन नंबर 6 से इसकी वैल्यू -1 कर लेंगे बेटे। अब -1 कर लिया तो ये वैल्यू -1 हो गया, और इस वाले प्लस को ये वाला माइनस क्या करेगा, माइनस बना देगा, और माइनस बना देगा तो ये इक्वल टू 0 है, तो एक टर्म तो यही रहेगा, एक टर्म इक्वल टू के उधर चला जाएगा। तो डेल अपान डेल E1 लॉग ओमेगा E1 इक्वल टू डेल अपान डेल E1 और लॉग ओमेगा डैश E2 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। आगे thus for system to be in equilibrium with other the function del upon del E1 log omega E1 must remains constant। आपको जो इक्वेशन मिला था, इक्वेशन क्या मिला आपको, डेल E1 log ओमेगा E1 डेल अपॉन डेल E1 log ओमेगा डैश और E2। ये बता रहा है कि ये जो मिला है ना, अगर हम इसका एक जनरल टर्म लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल E लॉग ओमेगा डेल E। कह रहा है कि ये क्या मिलेगा, हाँ ये कांस्टेंट मिलेगा। मतलब अगर आगे भी ऐसे अगर मिलता रहा ना फंक्शन, तो डेल लॉग क्या मिलेगा, लॉग डेल अपॉन डेल E1 लॉग और ओमेगा डबल डैश E3 ऐसे डेल अपॉन डेल E1 लॉग ओमेगा ट्रिपल डैश E4। कह रहा इस तरीके का टर्म आपको मिलता रहेगा। इससे ये साफ पता चलता है कि ये टर्म जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ये टर्म कांस्टेंट होगा। अच्छा, ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि कांस्टेंट कैसे होगा। देखो आप, जिसका डिफरेंशिएशन है ना वो एक नंबर है, एक क्या है बेटा, नंबर है। और किसी नंबर का डिफरेंशिएशन आप करोगे यू विल गेट 0 का मतलब क्या हो गया, जो चीजें मैथ में 0 हैं फिजिक्स में उसका मतलब थोड़ा सा बस समझने के लिए हम ऐसा समझें कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इतना समझ गए कि दस फॉर सिस्टम टू बी इन द इक्विलिब्रियम, कह रहा है इससे ये पता चलता था कि जो इक्विलिब्रियम में सिस्टम है
वो सिस्टम का जो फंक्शन है ये डेल अपॉन डेल E1 लॉग ओमेगा E1, ये क्या होना चाहिए, एकदम आवश्यक होना चाहिए कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब इतना तक जब हम कर लिए ना, तो हमको बेटे हेडिंग में मिला हुआ है एक चीज, और उस हेडिंग में क्या मिला हुआ है, ब्रिज विथ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो हमें इतना मिल गया, तो अब उस चीज को देखते हैं कि ब्रिज विथ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है। तो जो ये फंक्शन मिला, द फंक्शन डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा E1 E इज डिनोटेड बाई द बीटा ई। कह रहा है ये जो फंक्शन मिला, जो फंक्शन कांस्टेंट है, इस फंक्शन को हम बीटा ई से लिख सकते हैं, और इसी को बोला गया कि दिस इज बीटा पैरामीटर, या दिस इज कॉल्ड बीटा पैरामीटर, डिनोटेड बाई बीटा ई कॉल्ड बीटा पैरामीटर। अब इस फंक्शन को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बीटा इज द फंक्शन ऑफ ई, या और ये टोटल एनर्जी है। तो यहां से बीटा ई हो गया, और डेल अपॉन डेल E1 E और लॉग ओमेगा ई हो जाएगा। और कह रहा है कि इन द टर्म ऑफ द टेम्परेचर बीटा इज इक्वल टू, कह रहा है कि टेम्परेचर के टर्म में इसको अगर हम लिखना चाहें, इस वाले टर्म को लिखना चाहें, तो बीटा इज इक्वल टू 1/kBT लिखते हैं, जहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कहां पर ब्रिज है। ब्रिज का मतलब बेटे याद रखना रिलेशन होता है। ब्रिज का मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है। किसके किसके बीच का रिलेशन है, तो आपको यहां पर मैं बता दूं, इस इक्वेशन को देखकर यहां से ये पता चल पा रहा है कि हम थर्मल फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इसका ये मतलब हुआ कि थर्मल फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स से हम सॉल्व कर सकते हैं। हेयर दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट बीटा एंड टी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी भी इक्वेशन का अगर ये रिलेशन देता है जिसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो, और जिस तरीके से हमारी सिस्टम मानत हो, वो सारा सिस्टम का क्वालिटी अगर अडॉप्ट करता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बीटा से इस तरीके से कह रहा है डिपेंड करता है। जो थर्मल फिजिक्स अप्लाई करें वो, या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स अप्लाई करें, तो थर्मल फिजिक्स के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, या थर्मल फिजिक्स से माइक्रोस्कोपिक को, या माइक्रोस्कोपिक से थर्मल में आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर बीटा जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और के क्या है, सॉरी वो बीटा करें, सॉरी बीटा तो वो है बीटा पैरामीटर है, के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको, जो के बी की वैल्यू होती है बेटे ना, वो होता है R/N, और यू नो वेरी वेल व्हाट इज द R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और N इज द आवोगैड्रो नंबर। और एक बात बता दे बेटे कि ये जो बीटा है ना, ये बीटा और टी के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि 1/kB की KT की वैल्यू रखें तो जो बीटा मिल रहा है वही ये वैल्यू मिल रहा है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये देखो, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। क्या है ये, एक कांस्टेंट वैल्यू है, लॉग लगा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, एक नंबर है। क्या है ये, नंबर है। क्या है ये, नंबर। क्या है बेटे, ये नंबर है। तो ये नंबर है, आप इसकी यूनिट निकालेंगे ना तो 1 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल आएगा, यानी कि जूल इनवर्स आएगा। और अब आप बीटा इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, KBT, इसकी यूनिट निकाल कर देख लें तो 1 ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल अपॉन केल्विन, और टेम्परेचर की होती है बेटे केल्विन। तो केल्विन से आप केल्विन देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा। इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल इनवर्स आ जाएगी, और इसकी भी यूनिट जूल इनवर्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है वो 1/kBT के बराबर हम लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डायमेंशनली भी आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन इसके बराबर है, इसीलिए बीटा इज इक्वल टू 1/kBT हमने लिखा है। लेकिन हम आपको आगे भी बताएंगे कि KBT ये आता कैसे है। हम इसका बाकायदा नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि बीटा पैरामीटर होता क्या है। तो इस वाले लेक्चर में बस यहीं तक। आगे के लेक्चर में हम बीटा पैरामीटर के लिए ये फार्मूला प्रूव भी करेंगे, और आपको दिखाएंगे भी कि कैसे ये प्रूवमेंट में वो बीटा इक्वल टू 1/kBT आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।